हेलो दोस्तों, उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने बजट शुरू किया था, पिछली क्लास में हमने बजट शुरू किया था। पिछली क्लास में हमने कंपोनेंट ऑफ बजट पढ़ाया था, है ना। और उसमें लास्ट में हमने क्या समझा था? लास्ट में हमने समझा था कि जो राजस्व बजट होता है, अगर राजस्व बजट आधिक्य में है तो अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। वहीं अगर पूंजीगत बजट अगर आधिक्य में है तो अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाता है। और हमने बताया था कि आधिक्य का मतलब हमेशा जो प्राप्ति है वो खर्च से ज्यादा हो। प्राप्ति सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है और खर्च कम है, ये होता है आधिक्य। ठीक है, तो आज हम प्राप्ति यानी सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर और खर्च के आधार पर हम पढ़ेंगे कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्राप्ति और खर्च के आधार पर जो हमारा बजट जो बनता है वो 3 प्रकार का बनता है। पहला आधिक्य बजट, इसको बोलते हैं सरप्लस बजट। दूसरा घाटे का बजट, डेफिसिट बजट, बजट ऑफ डेफिसिट। ठीक है, तीसरा संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट। अब ये क्या होता है? देखिए, बड़ा इतना समझिए कि आधिक्य बजट का मतलब होता है जब हमारा प्राप्ति अधिक हो, किससे? खर्च से। यानी सरकार की जो कुल प्राप्ति है वो कुल खर्च से ज्यादा हो, अधिक हो, तो उसको बोलते हैं आधिक्य का बजट। ठीक है, सरप्लस बजट। और अगर सरकार का कुल खर्च ज्यादा हो प्राप्ति से, यानी सोर्स ऑफ इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा हो, खर्च ज्यादा हो रहा हो, प्राप्ति कम हो रही हो, तो वो घाटे का बजट होता है। ठीक है, बजट डेफिसिट होता है। और अगर जो प्राप्ति है और खर्च है दोनों बराबर हैं तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, इसको बोलते हैं संतुलित बजट। अब अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट अच्छा है? और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा बजट बनता है? भारत सरकार का बजट अक्सर कौन सा बजट बनता है, समझते हैं। तो आधिक्य का बजट अच्छा है, सरप्लस बजट अच्छा होता है, कि बजट डेफिसिट अच्छा होता है अर्थव्यवस्था के लिए, कि बैलेंस बजट अच्छा होता है। अब इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमें तीनों बजट को अच्छे से समझना होगा कि आधिक्य का बजट क्या है। हमने बताया आधिक्य का मतलब जब सरकार की जो प्राप्ति है वो खर्च से अधिक हो। सरकार की प्राप्ति सरकार के खर्च से अधिक हो तो उसे बोलते हैं आधिक्य का बजट। आधिक्य का बजट किसी विशेष परिस्थिति में अच्छा होता है। विशेष परिस्थिति कैसे? जैसे मुद्रास्फीति की स्थिति। अब मुद्रास्फीति की स्थिति में आप जानते हैं क्या होता है? मार्केट में, बाजार में तरलता मुद्रा की ज्यादा होती है, मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा होती है, और आपूर्ति के कारण वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। ये हमारी मुद्रास्फीति है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है? अपने खर्च में कमी कर देती है। अब सरकार ने अपनी जो कुल प्राप्ति थी उससे छेड़छाड़ नहीं किया। सरकार ने क्या किया? अपने खर्च को कम कर दिया। खर्च को कम कैसे किया? जो सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो सब्सिडी इत्यादि है, उसमें उसने युक्ति संगत खर्च किया। ठीक है, तथा जो कर ब्याज इत्यादि थे उसमें क्या किया? उसने बढ़ोतरी कर दी। तो मार्केट में जो तरलता थी वो क्या हुई? सरकार के पास आ गई और वो नियंत्रित हो गई। ठीक है, तो इस स्थिति में तो ठीक है आधिक्य का बजट। ठीक है, यानी सरकार का यहाँ पे जो बजट खर्च कम है वो तो ठीक है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आधिक्य का बजट अच्छा नहीं होता। क्यों? अब मान लीजिए आप जानते हैं कि जो सरकार खर्च करती है, सरकार जो खर्च करती है वो कहां खर्च करती है? लोक कल्याणकारी कार्यक्रम जो है, सब्सिडी इत्यादि है, यहां पे सरकार खर्च करती है। तो अगर सरकार की प्राप्ति ज्यादा है, खर्च कम है, इसका मतलब सरकार ने अपने लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, सब्सिडी इत्यादि में खर्च नहीं किया, इनका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं किया। तो ये फिर बुरा क्यों है? आप जानते हैं कि सरकार लोक कल्याणकारी कार्यक्रम या सब्सिडी इत्यादि क्यों देती है? ताकि जो एक तबका, समाज जो एक पीछे रह गया, एक बहुत बड़ा तबका, उसको विकास के जो एक मुख्य धारा है उसमें लाया जा सके। जो हाशिए पे रह गए हैं उनको विकास से जोड़ा जा सके, जो असमानता है उसको दूर किया जा सके और समानता को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका मतलब अगर सरकार की प्राप्ति ज्यादा हुई है और खर्च कम हो रहा है बजट में, इसका मतलब सरकार ने अपने लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और सब्सिडी इत्यादि में अच्छे से खर्च नहीं किया, यानी उनका क्रियान्वयन सही से नहीं किया। इसका मतलब अर्थव्यवस्था जो है वो अपनी बेहतर स्थिति में नहीं होगी, अर्थव्यवस्था में गरीबी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आधिक्य का बजट होता है, सरप्लस बजट, वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। सामान्य स्थितियों में वो अच्छा नहीं है, विशेष परिस्थितियों में तो ठीक है। तो फिर घाटे का बजट क्या है? घाटे का बजट हम जानते हैं कि जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति से ज्यादा होता है, यानी कुल खर्च ज्यादा होता है और कुल प्राप्ति कम होती है, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और सोर्स ऑफ इनकम या जो इनकम होती है, रिसिप्ट होती है, वो क्या होती है? कम होती है। तो घाटे का बजट अच्छा होगा क्योंकि खर्च यहां पे ज्यादा कर रही है सरकार। इसका मतलब लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और जो सब्सिडी इत्यादि हैं वो सब सही से चल रहे होंगे, इसका मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में होगी। नहीं, कैसे नहीं? इसका भी कारण समझिए। घाटे का जो बजट है वो भी किसी विशेष परिस्थिति में अच्छा हो सकता है। किसी विशेष परिस्थिति कैसे? जैसे अर्थव्यवस्था मंदी या सुस्ती की स्थिति में हो, और मंदी और सुस्ती की स्थिति में आप जानते हैं मुद्रा की तरलता मार्केट में नहीं होती, और मुद्रा की तरलता ना होने के कारण जो वस्तु और सेवाओं के जो क्या होते हैं, दाम गिरते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं नहीं, क्रय शक्ति नहीं है, तो अर्थव्यवस्था पूरी मंदी में चली जाती है। जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी जो परिवार है वो अपना कंजम्पशन कम कर देगी। भाई मुद्रा की तरलता नहीं है मार्केट में और परिवार ने कंजम्पशन कम किया, यानी मांग कम हुई, तो हम जानते हैं अर्थव्यवस्था डिमांड एंड सप्लाई भी चलती है। अगर मांग कम हुई और मांग कम है तो निवेशक उत्पादन क्यों करेगा? जब कोई खरीदेगा नहीं तो क्यों उत्पादन करेगा? तो मांग कम हुई तो निवेशक ने अपने उत्पादन को कम कर दिया और इस प्रकार अर्थव्यवस्था पूरी मंदी में चली जाती है, क्योंकि वो उत्पादन कम करेगा तो रोजगार कम होगा,
ठीक है, रोजगार कम, आय कम, जीडीपी कम, समृद्धि दर कम। तो अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए सरकार क्या करती है, अपने खर्च को बढ़ा देती है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगी, सब्सिडी इत्यादि में खर्च करती है, जो कर है, टैक्स इत्यादि, उनमें क्या करती है, उनके दरों में क्या करती है, छूट दे देती है, उनको क्या करती है, कम कर देती है, ताकि बाजार में मुद्रा की तरलता हो। तो इस स्थिति में तो ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी में थी तो हमने बाहर निकाला। तो ये एक देखा हमने कि घाटे का बजट किस प्रकार एक विशेष परिस्थिति में ठीक है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में घाटे का बजट अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि घाटे के बजट का बढ़ने का मतलब है कि सरकार का जो खर्च है वो बढ़ा, प्राप्ति कम हुई। सरकार का जो खर्च है वो बढ़ा और प्राप्ति कम है। इसका मतलब, और हम जानते हैं कि सरकार का जो खर्च है, सरकार का जो राजस्व खर्च है, वो कैसा खर्च है, गैर उत्पादक खर्च है। सरकार का राजस्व खर्च गैर उत्पादक खर्च है। और दूसरा, सरकार की क्या करती है, देयता में वृद्धि करती है। अगर सरकार राजस्व खर्च के अंतर्गत खर्च करती है कुछ, तो हमने बताया था इसके क्या कारण है कि ये बुरा होता है। यानी अगर घाटे का बजट है, घाटे का बजट है, विशेष परिस्थिति में अच्छा है, सामान्य परिस्थिति में बुरा क्यों है? बुरा इसलिए है क्योंकि ये जो होता है राजस्व खर्च होता है, और राजस्व खर्च क्या होता है, हमारा गैर उत्पादक खर्च होता है। और गैर उत्पादक खर्च यानी किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ उपभोग की तरह होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, घाटे का जो बजट होता है, इस स्थिति में क्या होता है कि सरकार की जो गुडविल होती है, जो साख होती है, वो अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सरकार जो कर्जा लेने के लिए क्या करती है, जो ब्याज, जो उधार लेती है, बाहर से अगर उधार लेती है ना, तो उसकी साख क्षमता घटती है। अब नॉर्मल जीवन में देखिए, आप हैं, अगर आप उधार लेते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो उधार बहुत ज्यादा लेता है, तो उसकी साख क्षमता घट जाती है, उसको अच्छी नजर से नहीं देखते, है ना। तो ये सामान्य परिस्थितियों में उपयोगी नहीं होता। पहला हमने बताया कि इससे क्या होती है, ये गैर उत्पादक है। दूसरा, सरकार की जो गुडविल है, साख क्षमता अच्छी नहीं प्रदर्शित करती। तीसरा, हम देखते हैं कि ये जो होता है, ये जो देयता में वृद्धि करता है। देयता मतलब अगर हमने कुछ खर्च उधार लिया, पूंजीगत जो प्राप्ति है उसके अंतर्गत उधार आता है, और जो उधार में जो हम ब्याज चुकाते हैं वो राजस्व खर्च का हिस्सा है। तो जब हम ब्याज चुकाएंगे, यानी हमारी क्या करता है, ये देयता में वृद्धि करता है। जो राजस्व खर्च है वो हमारी देयता में वृद्धि करता है। देयता में वृद्धि कैसे करती है? क्योंकि हम जो ब्याज चुका रहे हैं वो हमारी देयता है, और हम जानते हैं सरकार जो ऋण लेती है उसका जो 20% है, सरकार जो ऋण लेती है 20% सरकार का जो खर्च है वो सिर्फ ऋण चुकाने में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जब हम खर्च लेते हैं, जब हम उधार लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं खर्च करने के लिए। अब हमने उधार लिया, तो उधार से क्या होती है, हमारी अर्थव्यवस्था ऋण जाल में फंसने की संभावना होती है। हमने देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ। तो हमने देखा, और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, जो घाटे का जो बजट है, यानी जब खर्च अधिक होता है तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट की भी समस्या बढ़ जाती है। अभी क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट क्या है? क्राउडिंग इन का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा होती है, और क्राउडिंग आउट का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में तरलता कम होती है। अर्थव्यवस्था में तरलता कैसे ज्यादा होती है? हम जानते हैं कि सरकार क्या करती है, मुद्रा की आपूर्ति कर देती है, ठीक है। यानी वस्तु और यानी अगर सिक्योरिटी की हम बात करें, जो सरकारी प्रतिभूति है उसको सरकार क्या करती है, अगर तरलता बढ़ाना है सरकार को तो क्या करेगी, जो प्रतिभूतियां थी उसको क्या करती है, खरीदती है और मार्केट में सप्लाई करती है। और अगर सरकार को तरलता कम करना है, यानी क्राउडिंग इन की स्थिति होगी, और अगर तरलता को क्या करना है, सरकार को अब कम करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। तो इस स्थिति में सरकार क्या करेगी, सरकार क्या करती है, एक सरकारी प्रतिभूति जारी करती है। आप जानते हैं एक सरकारी प्रतिभूति होती है और एक प्राइवेट प्रतिभूति होती है, ठीक है, निजी कंपनी की। तो अगर निवेशक है तो सरकारी प्रतिभूति में निवेश करेगा कि प्राइवेट? ऑब्वियसली निवेशक सरकारी प्रतिभूति में निवेश करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। तो जो निवेशक है उसमें निवेश ना करके, जो निवेशक है वो निजी प्रतिभूति में निवेश ना करके, प्राइवेट प्रतिभूति में निवेश ना करके सरकारी प्रतिभूति में निवेश करेगा। तो जो प्राइवेट जो सिक्योरिटी है, अब उसको प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, अब उसको उधार के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से लोन लेना पड़ेगा। तो उसकी क्या होती है, देयता में और वृद्धि हो जाती है, वो लोन और महंगा मिलेगा उसको। इस स्थिति में जब वो उत्पादन करेगी तो उसका उत्पादन भी महंगा होगा। इसको बोलते हैं हम क्राउडिंग आउट की स्थिति, ठीक है। यानी क्राउडिंग इन में हम जानते हैं क्या होता है, क्राउडिंग इन में बाजार में तरलता क्या होती है, बढ़ती है, और क्राउडिंग आउट में बाजार में तरलता कम होती है। तो हमने देखा कि कैसे जो घाटे का बजट होता है सामान्य स्थितियों में अच्छा नहीं होता, सामान्य स्थितियों में अच्छा नहीं होता, सरकार को ऋण जाल में फंसाती है, उसकी गुडविल अच्छी नहीं करती, उसकी देयता में वृद्धि करती है, क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट की समस्या उत्पन्न करती है। तीसरा हमारा है संतुलित बजट, बैलेंस्ड बजट। अब ये बैलेंस्ड बजट क्या है? सिंपल सी बात, संतुलित नाम से ही स्पष्ट है, जब सरकार की कुल प्राप्ति सरकार के कुल खर्च के बराबर हो, कुल प्राप्ति कुल खर्च दोनों बराबर हो, तो इसको बोलते हैं संतुलित बजट। इसी को बोलते हैं आदर्श बजट। क्या बोलते हैं? आदर्श बजट। तो हम समझ सकते हैं कि जो एक आदर्श बजट होता है, एक आदर्श बजट होता है, उसके क्या गुण होने चाहिए? पहला, वो संतुलित बजट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? संतुलित बजट होना चाहिए। दूसरा, उसमें जो राजस्व और पूंजीगत जो मदें हैं उनका अलग से स्पष्ट रूप से वर्गीकरण होना चाहिए। राजस्व और पूंजीगत जो मदें हैं उनका स्पष्ट रूप से अलग अलग क्या होना चाहिए, उनको प्रदर्शित करना चाहिए। तीसरा, जो सकल की अपेक्षा निवल या जो शुद्ध है आंकड़ों को क्या करना चाहिए, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। यानी सकल की अपेक्षा निवल या शुद्ध आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहिए या देना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, ठीक है। और सबसे अहम, जो संतुलित या आदर्श जो बजट होता है उसकी सबसे अहम खूबी यह होनी चाहिए कि वो आम जनता को समझ में आना चाहिए। यानी ऐसा होना चाहिए कि हर आम आदमी उसको आसानी से क्या करे, समझ ले।
हम देखते हैं कि भारत में जो बजट बनता है, आधे से ज्यादा जनसंख्या नहीं समझ पाती कि भाई बजट में क्या हो रहा है, कब आया, कैसे गया, किसके लिए क्या था। कोई तीसरा व्यक्ति उनको समझाने आता है, और यही कारण आप देखते हैं बहुत सारे धरना प्रदर्शन इत्यादि होते हैं। उनसे पूछो कि तुम क्यों बैठे हो, वो बता ही नहीं पाते कि हम धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ऐसा बजट ऐसी भाषा में होना चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए जो आसानी से आम जनता की भी समझ में आए। ठीक है, तो ये है हमारा संतुलित बजट, और संतुलित बजट ही हमारा क्या है, आदर्श बजट। तो भारत सरकार का जो बजट है वो कैसा बजट होता है, यानी आय और प्राप्ति, यानी प्राप्ति और खर्च के आधार पर भारत सरकार का बजट कैसा बनता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार का बजट हमेशा घाटे का बजट बनता है, यानी बजट डेफिसिट बनता है। यानी भारत सरकार की जो कुल खर्च है, कुल खर्च कुल प्राप्ति से ज्यादा होता है। तो क्या हम इसको कम कर सकते हैं? हमने बोला कि जो आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, और अधिकारी सिर्फ समस्याओं पे ध्यान नहीं देंगे। अब हमें पता है कि हमारा जो बजट बनता है वो घाटे का बनता है, तो हम इसको कम कर सकते हैं ना। इस चुनौती के जो उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं, इसके उपाय हैं कुछ, यानी हम घाटे के बजट को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? खत्म तो नहीं कर सकते पूरी तरह से, हमें क्या करना चाहिए, उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे प्रयास है वो क्या हो सकते हैं? पहला, जो हमारा राजस्व खर्च है, जो राजस्व खर्च है उसको क्या करना चाहिए, हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजस्व खर्च हमारा गैर उत्पादक खर्च है, राजस्व खर्च गैर उत्पादक खर्च है। दूसरा, जो हमारा पूंजीगत खर्च है उसमें वृद्धि करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूंजीगत खर्च जो है हमारा, वो हमारा उत्पादक खर्च है। जैसे हम आधारभूत संरचना, मशीन, या हम ब्याज देते हैं इत्यादि, उधार देते हैं किसी को, तो हमें जो ब्याज प्राप्त होता है, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करते हैं, मशीन इत्यादि खरीदते हैं, तो क्या होता है, हमारे उससे उत्पादन बढ़ता है। तो पूंजीगत खर्च हमारा उत्पादक खर्च है, और राजस्व खर्च क्या है, हमारा गैर उत्पादक खर्च है। तो अगर घाटे के बजट को कम करने के जो प्रयास है, पहला, हमें राजस्व खर्च जो है उसको कम करना चाहिए, पूंजीगत खर्च में वृद्धि करनी चाहिए। और क्यों कम करना चाहिए, क्यों वृद्धि करनी चाहिए, हमने अभी बताया। तीसरा, जो सब्सिडी इत्यादि हैं उनको क्या करना चाहिए, युक्ति संगत बनाना चाहिए। युक्ति संगत बनाने का मतलब होता है जो लक्षित वर्ग है उसमें भी हमें यह देखना चाहिए कि कौन योग्य है, कौन पात्र है और कौन कुपात्र है। ठीक है, यानी हमें यह देखना चाहिए कि सही लाभार्थी की पहचान हो, इस प्रकार जो गैर उपयोगी सब्सिडी है उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, तो सब्सिडी को क्या करना है, हमें युक्ति संगत बनाना है। ये तीसरी विशेषता हो गई। चौथा, हम क्या कर सकते हैं कि हम नए लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को शुरू करने के बजाय जो हमारे पुराने लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, भले आप उनका नाम बदल दें, तो वो जो पुराने कल्याणकारी कार्यक्रम है उन्हीं को संशोधित करके, उन्हीं को मॉडिफाइड करके उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए, उन्हें संचालित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो सरकार की जो राजस्व प्राप्ति है, जो सरकार की जो राजस्व प्राप्ति है उसमें क्या करनी चाहिए, हमें वृद्धि करनी चाहिए। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि का मतलब कर बढ़ाना चाहिए। कर बढ़ाएंगे तो फिर लोग कर की चोरी करने लगेंगे। तो फिर राजस्व प्राप्ति में वृद्धि का मतलब है हमें कर बढ़ाना है, लेकिन कर रेट नहीं बढ़ाना, हमें कर बेस बढ़ाना है, कर आधार बढ़ाना है। कर आधार कैसे? ताकि अधिक से अधिक लोग कर के दायरे में आ सके जो कर नहीं चुकाते हैं। सपोज आप ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति है, यानी सपोज समझ लीजिए कि 100 रुपए पे सरकार टैक्स लगाती है 10% का। ठीक है, अब सरकार क्या करती है कि 100 रुपए से अगर आपकी ज्यादा रुपए की कमाई होती है तो आप पे 10% का टैक्स लगेगा, और 100 रुपए से कम की कमाई होती है तो आप पे टैक्स नहीं लग रहा है। यानी अगर कोई व्यक्ति 99 रुपए कमा रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, और अगर 100 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा कमा लिया, यानी 101 कमा लिया, तो सरकार उस पर 10% का टैक्स लगा रही है। तो अब क्या हुआ, वो जो 1 रुपए ज्यादा कमा रहा है वो कोशिश करेगा कि ये भी ना पता चले, क्योंकि 1 रुपए के पीछे उसे 10% का टैक्स देना पड़ रहा है, और ये 1 रुपए कम कमा रहा है जो टैक्स से बच जा रहा है। तो सरकार को जो 10% की रेट है उसको कम करे, और ये जो व्यक्ति 1 रुपए की वजह से बच रहा है इसको भी दायरे में लाए, यानी जो 99 98 में है इनको भी दायरे में लाए। ठीक है, तो इस प्रकार कराधार को बढ़ाए, ना कि कर रेट को बढ़ाए। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि सरकार किस प्रकार जो अपने घाटे का बजट है उसको कम कर सकती है, कम करने के प्रयास कर सकती है। आई होप यहां तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है कि बजट का स्वर्णिम नियम क्या है, गोल्डन रूल ऑफ बजट। ये क्या होता है? ये उधारी से संबंधित है कि भाई उधारी अच्छी होती है या बुरी होती है, और अगर अच्छी होती है तो कब अच्छी होती है, और बुरी होती है तो कब बुरी होती है। बजट का जो स्वर्णिम नियम है, गोल्डन रूल ऑफ बजट है, वो बजट की उधारी से संबंधित है। तो बजट का स्वर्णिम नियम क्या कहता है? बजट का स्वर्णिम नियम कहता है कि सरकार को राजस्व खर्च के लिए उधारी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजस्व खर्च गैर उत्पादक खर्च होता है, प्लस ये देयता में वृद्धि करता है, यानी ब्याज चुकाना पड़ता है इस पे। तो पहली चीज कि सरकार को राजस्व खर्च के लिए उधारी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देयता में वृद्धि करती है और ये गैर उत्पादक होती है। तो फिर सरकार को उधारी कब लेनी चाहिए, किसके लिए लेनी चाहिए? सरकार को हमेशा, अगर सरकार उधारी लेती है तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सरकार पूंजीगत खर्च के लिए उधार ले। क्यों? क्योंकि जो पूंजीगत खर्च होता है वो क्या करता है, हमारा उत्पादक खर्च होता है। हमने आधारभूत संरचना, मशीन इत्यादि में जो खर्च किया वो हमारा उत्पादन बढ़ाता है। तो जो पूंजीगत खर्च है वो क्या करता है, हमारे उत्पादक खर्च होता है, और ये संपत्ति का सृजन करता है। ठीक है, संपत्ति का सृजन करता है क्या? पूंजीगत खर्च।
तो गोल्डन रूल ऑफ बजट सिंपल सा ये कहता है कि सरकार को राजस्व खर्च के लिए उधारी नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गैर उत्पादक खर्च होता है और ये देयता में वृद्धि करता है, तथा सरकार को उधारी अगर लेनी है तो पूंजीगत खर्च के लिए लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उत्पादक खर्च होता है और यह संपत्ति में क्या करता है? वृद्धि करता है, यानी संपत्ति निर्माण करता है। ठीक है, ये है हमारा गोल्डन रूल ऑफ बजट। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बजट, जो हमारा सरकार जो बजट बनाती है वो घाटे का बजट होता है। तो घाटे के कितने प्रकार हैं, तो कल हम पढ़ेंगे कि घाटे के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।